बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। ऐसा कहा जाता है जब दुनिया को ज्योमेट्री का क ख ग भी नहीं आता था, तब भारतीय शिल्पकार नाजुक डिजाइनों में भग्न समरूपता की आकृतियां तराश रहे थे। वेंकटेश्वर, सोमनाथ और मीनाक्षी अम्मन के मंदिर उस प्रतिभा का सबूत है। भगवान से अपने राज्य बचाने की प्रार्थना के अतिरिक्त राजाओं और उनके वास्तुकारों ने किले जैसे व्यवहारिक पहलू की ओर रुख बदला, जैसे कि ग्वालियर का किला और 16वीं शताब्दी में बनी मुरुद जंजीरा की गढ़ी, जिसे स्वदेशी वास्तुकला की दूसरी लहर कहा जा सकता है। मुगल काल का तीसरा चरण व्यवहारिक की जगह व्यक्तिगत और रूहानी था। मस्जिदें, मकबरे और स्मारक। इसके बाद अंग्रेजों की बनाई गई इमारतें, जिसकी विशेषता गुंबदों, मेहराबों और शिखरों को इंडो सैरेसेनिक वास्तुकला बोला जाता था। इसमें प्रसिद्ध कनॉट प्लेस सहित लुटियंस की दिल्ली और देश की सत्ता की सीट, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक और लोकसभा शामिल है, जिन सभी का निर्माण मुश्किल से 100 साल पहले हुआ था। अब इसका अधिकांश हिस्सा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना में चला जाएगा, जिसने कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म दिया है। हालांकि इस परियोजना का उद्देश्य केवल बेहतर शासन है और एक नया संसद भवन का निर्माण उस दिशा में पहला कदम है, क्योंकि जो संसद भवन अब है वो भारत के आने वाले दिनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होगा। देखिए, भारत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो 1956 में थे, जब राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा गया। आज 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है और हो सकता है कि 2035 तक ये बढ़कर 33 राज्य और 16 केंद्र शासित प्रदेश बने। राज्यों और उनसे जुड़े सांसदों की वृद्धि सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू है भारत की बढ़ती जनसंख्या, जो 1950 में 37.60 करोड़ से बढ़कर 2021 में 139 करोड़ हो गई, 270% की बढ़त। लेकिन लोकसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या में केवल 11% की वृद्धि हुई, 489 से 543 तक, जबकि 848 होनी चाहिए थी। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो हमारे संस्थापकों ने फैसला किया, भविष्य में भी एमपी और लोगों के प्रतिनिधित्व संख्या का अनुपात वही रहना चाहिए। जो उस वक्त एक एमपी करीबन 7.7 लाख नागरिकों का अभिवेदन करता था, लेकिन अब जनसंख्या बढ़कर 3 गुना हो गई है, लगभग 23 लाख। तुलना के लिए अमेरिका में प्रत्येक सांसद 7.4 लाख नागरिक का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि यूके में एक सांसद 1 लाख का, जिसकी वजह से वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की सही देखभाल कर सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कम एमपी दोबारा चुनाव जीतते हैं और लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, चुनाव के बाद नेता कभी दिखाई नहीं देता। इसलिए जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हर 10 वर्ष में प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या को नियमित रूप से बदलने का निर्णय लिया गया। उदाहरण के लिए जनसंख्या वृद्धि के आधार पर लोकसभा में महाराष्ट्र से 48 सीटों की बजाय आज 145 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने मौजूदा सीटों की संख्या जमाकर सदी के अंत में संशोधन करने का फैसला किया। 2002 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक बार फिर इस कवायद को 2026 तक धकेला, जो कि अब सिर्फ एक लोकसभा चुनाव दूर है। प्रणब मुखर्जी, पूर्व कांग्रेस वित्त मंत्री और बाद में देश के 13वें राष्ट्रपति, ने भी टिप्पणी की थी, देश को 1000 सांसदों की जरूरत है इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए। अगर इतने सारे नए सांसद और राज्यसभा नामांकित आते हैं तो हमारी संसद भी हमारी लोकल ट्रेनों की तरह खचाखच भर जाएगी। इस काम में और देरी नहीं होनी चाहिए, और जबकि हम आगे के विचार में लगे हैं तो भारत की भविष्य का आयोजन भी करना जरूरी है। क्या भारत इंग्लैंड और यूरोपियन देश डच की तरह बढ़ती जरूरतों के लिए अपने पुराने भवनों का नवीकरण नहीं कर सकता? शायद नहीं, क्योंकि संख्या कुछ ज्यादा ही है, और जैसे हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जानता है कि पुराने कोड को ठीक करने से नया कोड लिखना कहीं ज्यादा आसान होता है। सेंट्रल विस्टा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रधानमंत्री का शानदार नया आवास। भले ही उनका वर्तमान निवास 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसका पहले नाम था 7 रेसकोर्स रोड, संसद से कुछ ही दूरी पर है। चूंकि नया पीएमआर और पीएमओ और नए सांसद भवन का अंडरग्राउंड सिंगल लेन कार सुरंग के माध्यम से जुड़ा होगा, वीआईपी आवाजाही के कारण ट्रैफिक के ठहराव की आवश्यकता नहीं होगी, जो दिल्ली वासियों के लिए एक रोज का सिरदर्द है। विभिन्न भवन जो सरकार चलाने में मदद करते हैं, जिनमें से कई इमारतें खराब हो चुकी हैं और उनके बिखरे हुए होने के नाते समन्वय में कठिनाइयां पैदा होती हैं, वो सभी नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के साथ सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत नई इमारतों की एक पंक्ति में साथ लाए जाएंगे। हालांकि विचार बाबूशाही से छुटकारा पाने और फाइलों को तेजी से आगे बढ़ाकर शासन में दक्षता लाने का है। आखिर इसमें क्या तर्क है कि नौवहन मंत्रालय निकटतम समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर स्थित है, या टेक्नोलॉजी विभाग बेंगलोर में नहीं, वित्त मंत्रालय मुंबई से दूर है और कोयला मंत्रालय कोल बेल्ट से कोसों अलग।
वैसे सारे बुद्धिमान महाशय को एक जगह इकट्ठा करना क्या युद्ध के हालात में देश के लिए खतरनाक नहीं? जम्मू कश्मीर में वायुसेना के अड्डे पर हाल ही में हुए ड्रोन हमले युद्ध के भविष्य की ओर इशारा करता है। भारत के पास अभी तक इजराइल की तरह आयरन डोम रक्षा प्रणाली नहीं है जो आने वाली सभी मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम हो। बेंगलोर में इसरो की सफलता, मुंबई में परमाणु ऊर्जा, कोट्टायम केरल में रबर बोट और कोलकाता में चाय बोट हम यहाँ मिसाल दे रहे हैं कि दूर का शासन सफल हो सकता है और सुरक्षित भी। हालांकि इन मामलों का जिक्र नहीं हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में परियोजनाओं के खिलाफ कई याचिका दायर की गई, जिसको 3 जजों की बेंच ने 2:1 के बंटवारे से खारिज कर दी। असहमत न्यायाधीश तकनीकी मुद्दों पर नाखुश थे, योजना के सिद्धांतों पर नहीं। केंद्र सरकार ने भूमि परिवर्तन को सूचना नहीं दी और विरासत संरक्षण समिति से पूर्व अनुमोदन के बिना काम शुरू किया। हालांकि जब कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ने अपनी जनसंख्या में वृद्धि के बाद नई विधानसभाओं का पुनर्विकास या निर्माण किया, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। कुछ लोग नैतिक आधार पर 20,000 करोड़ रुपए की भव्य विस्टा परियोजना पर आपत्ति जताते हैं। उनका मानना है कि लोग कोविड से मर रहे हैं और सरकार को एक इमारत की ज्यादा चिंता पड़ी है। और पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना रोमन सम्राट नीरो के साथ करते हैं, जो कहा जाता है अपने महल में बाजा बजाते रहे जब बाहर रोम जलकर राख हो रहा था। अब अगर इस तर्क को माने तो भारत जैसे बड़े देश में हमेशा कोई ना कोई समस्या होती ही रहती है। सूखा, युद्ध, बाढ़, वित्तीय संकट। देश में महामारी का गंभीर संकट जरूर है, लेकिन भविष्य की योजना बनाना बंद तो नहीं कर सकते। दरअसल ऐसे समय में जब कितने ही लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें कोई काम मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इस समय उसे पूरा करने से जनता को भी कम ही तकलीफ होगी, क्योंकि हर कोई ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम में ही है। एक और बात, जो लोग ये तर्क इस्तेमाल करते हैं, शायद उनको समझ नहीं आता कि सरकारें कैसे काम करती हैं। हमारे यहाँ 53 विभिन्न मंत्रालय हैं, जिनमें से हर मंत्रालय का अपना बजट और लक्ष्य है। इसलिए चाहे जितनी भी आपदा आ जाए, शिपिंग मंत्रालय अपने बजट का पैसा स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं देता। बहुतों का कहना है कि मोदी परियोजना के कुछ चरणों को 2024 के आम चुनावों से पहले खत्म करने की तात्कालिकता दिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो वोट बटोरने का एक जरिया बने। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर वे अगले चुनाव में हार गए तो परियोजना रोकी, रद्द या संशोधित की जा सकती है, जिसकी बाद में उसकी लागत काफी बढ़ सकती है और जिसका बोझ हम करदाताओं को ही उठाना पड़ेगा। कुछ लोग चिंतित हैं कि सदियों पुरानी कलाकृतियां, जिसमें हड़प्पा की प्रसिद्ध नृत्यांगना लड़की, बुद्ध के अवशेष, तंजौर पेंटिंग और बाकी 2 लाख वस्तुएं जो शामिल हैं, वो नष्ट हो सकती हैं, जो फिलहाल राष्ट्रीय संग्रहालय और पुरालेख अनुलग्रह में रखी है, मगर जिसे जल्द ही तोड़ दिया जाएगा, खासकर अगर उसे हटाते हुए ध्यान नहीं दिया जाए या भंडारण के दौरान, क्योंकि उन्हें काफी समय के लिए गोदाम में रखा जाएगा। अपने नए घरों में स्थानांतरित होने से पहले नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में, जिन्हें संग्रहालयों में बदल दिया जाएगा पुराने संसद भवन की तरह, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि देश में कुछ ही प्रतिष्ठित और सुव्यवस्थित संग्रहालय मौजूद हैं, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, CSMVS पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, पटना संग्रहालय और जवाहर कला केंद्र जयपुर। कुछ लोगों को ये भी चिंता है कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ के किनारे 3.2 किलोमीटर फैली हरियाली और सार्वजनिक पार्क नष्ट हो जाएंगे। और हालांकि 3230 पेड़ को हटाकर प्रत्यारोपित किया जाएगा, सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में 563 नए पेड़ लगाए जाएंगे। पर परियोजना के खिलाफ सबसे बड़ी आलोचना यह है कि जनता को नजरअंदाज करते हुए इस पर काम शुरू किया गया। वातावरण में और आग लगी जब उसी समय एक दूसरा विवाद उछला, जब IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने फैसला लिया कि वे अमेरिकी वास्तुकार लुइस काहन से बने विरासत हॉस्टल को तोड़कर उसकी जगह आधुनिक भवन बनाएंगे। एक निर्णय जिस पर पूर्व छात्रों ने जबरदस्त विरोध किया, जिसके बाद योजना रद्द कर दी गई। उसी तरह लोगों को लगा कि दिल्ली के इस हिस्से को, जो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया, सिर्फ इसीलिए गिराया जा रहा था क्योंकि इनका निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया। उभरते हुए आत्मनिर्भर भारत का शक्ति प्रदर्शन, जो भारतीय वास्तुकला का एक नया चरण खोलना चाहता है, गुजरात में सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा की तरह देश की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए। हालांकि इस परियोजना को थामते हुए मोदी ने न केवल आलोचकों को बल्कि इतिहास को भी नजरअंदाज किया है। एक पुरानी कहावत मशहूर है, जो कोई दिल्ली बनाया वो दिल्ली हार गया। पृथ्वीराज चौहान ने नई दिल्ली बनाई और सत्ता खो बैठे। फिरोज शाह तुगलक और शाहजहां ने भी दिल्ली बनाकर उसे खो दिया। लुटियंस दिल्ली के निर्माण के बाद भी अंग्रेज भारत में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए। अगर मोदी के साथ ऐसा होता भी है, तब भी उन्होंने शासन को सक्षम बनाने के लिए जो बुनियादी ढांचे बनाए हैं, उस वजह से वे भारत के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ जाएंगे। लेकिन इन सब के बाद भी एक अधूरा एजेंडा है, डेलिमिटेशन यानी परिसीमन अभ्यास के बिना, जैसे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, प्रबंधनीय निर्वाचन क्षेत्रों का बनना। जनता के अतिरिक्त प्रतिनिधि के बिना सेंट्रल विस्टा सिर्फ इमारतों के बराबर होगा। बिस्बो की शायरी,
सेंट्रल विस्टा योजना लेती है आकार, कई पुनर्निर्माण हैं और कई विस्तार। भावी भारत के लिए कई हैं इसके लाभ, इसमें राजनीतिक फायदा पर विपक्ष रहा है नाप। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।